नमस्कार दोस्तों। थोड़े समय पहले आप लोगों को याद होगा यूरोप ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे और रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना लगभग बंद कर दिया था। ऐसी कंडीशन में यूरोप को तेल तो चाहिए था, दूसरी तरफ भारत रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल में तेल ले रहा था। इस डिस्काउंटेड ऑयल के तेल को रिफाइन करके फिर भारत यूरोप की डिमांड को फुलफिल कर रहा था और भारत का तेल यूरोप में जा रहा था, जिसके अंदर आप डीजल और कई सारे प्रोडक्ट देख सकते हो। और इसी की वजह से भारत यूरोप का सबसे बड़ा डीजल का सप्लायर बन चुका था। बट भारत की इस पोजीशन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने छीन लिया है। भारत को रिप्लेस कर दिया है अब यूएस ने, क्योंकि अब भारत इज नो मोर लार्जेस्ट डीजल सप्लायर ऑफ यूरोप। पर यहां पर सवाल उठता है, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्यों किया और किस तरीके से किया? इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो आप हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हो या फिर इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपकी सारी इंक्वायरी क्लियर करेगी। इसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर की PDF चाहिए या फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी या फिर मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो ये सब कुछ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई एक लिंक के अंदर लगा रखा है। आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं जिसे भारत इंपोर्ट करता है, 85% तक ऑयल की रिक्वायरमेंट जो भारत की होती है वो इंपोर्टेड होती है। इसे आप डायरेक्ट पेट्रोल, ये जो क्रूड ऑयल है ये डायरेक्ट आपकी गाड़ी में नहीं डलता। आपकी गाड़ी में डलता है पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, है ना, या फिर कभी आपने केरोसिन यूज किया होगा, नेफ्था यूज किया होगा। ये सब कुछ इस क्रूड ऑयल से बनता है। बचपन में आपने साइंस की किताब में इस डायग्राम को देखा भी होगा, जहां पर एक तरफ आप क्रूड ऑयल डालते हो डिस्टिलेशन यूनिट में और फिर धीरे धीरे करके अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो निकलने लगते हैं। इन सारे प्रोडक्ट को हम कहते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और ये जो क्रूड ऑयल है ना, इसी को हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम। भारत क्रूड ऑयल को भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है। भारत की रिक्वायरमेंट का 85% तक ऑयल जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं और लगभग 4.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हालांकि भारत की रिक्वायरमेंट रोज कितनी है नहीं, हम हमारी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है उसका एक भाग PSUs के पास जाता है और PSU इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करके जो प्रोडक्ट बनाती है वो इंडिया के कंज्यूमर्स के पास जाता है। दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनी है, जैसे रिलायंस है और भी कई सारी कंपनियां हैं, उनके पास में जो क्रूड ऑयल आता है वो उसे एक्सपोर्ट करती है। इसी कारण से पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और ये एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। और ऐसा भारत क्यों कर पाता है? क्योंकि भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी अच्छी है ग्लोबल लेवल पे। इसी वजह से भारत यूरोप, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे जैसे देशों को डीजल और बाकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता रहा है। बट अब भारत को रिप्लेस कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि देखो, भारत को एक तो ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, फिर इंपोर्टेड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं और फिर हम दूसरे देशों को बेचते हैं। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऑयल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। यूएस खुद सबसे बड़ा ऑयल का प्रोड्यूसर है। इवन जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो भी यूएस की सबसे ज़्यादा है। इस कारण से यूनाइटेड स्टेट्स के पास में ऑलरेडी प्राइस एडवांटेज है, जिसके कारण से उसने अर्जेंटीना और बाकी देशों के अंदर भारत को रिप्लेस कर दिया था और भारत का एक्सपोर्ट इसी कारण से अर्जेंटीना, ब्राज़ील के अंदर कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। बट यूरोप में भारत का एक्सपोर्ट कम नहीं हो रहा था। रिसेंटली एक बड़ी घटना हुई, इजराइल का युद्ध शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमास ने रेड सी के ऊपर कब्जा कर लिया। और रेड सी के ऊपर कब्जा करने की वजह से ये जो ट्रांसपोर्टेशन था, जो भारत को कम पहले झेलना पड़ता था एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसी कारण से यूएस भारत को यहाँ पर यूरोप में रिप्लेस नहीं कर पा रहा था इन रिफाइंड प्रोडक्ट के लिए। ये रास्ता भारत के लिए बंद हो गया, क्योंकि रेड सी के ऊपर हुतीस आक्रमण कर रहे थे। इस वजह से भारतीय जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप से होते हुए, इधर से होते हुए
यूरोप को ऑयल बेचना पड़ा, जो कि एक बहुत लंबा रास्ता है। भारत को ऑयल हालांकि रशिया से सस्ते में मिलता है। अभी का डाटा बताता है कि हम $3 सस्ते में क्रूड ऑयल लेते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी सस्ते हो जाते हैं, बट इतना लंबी दूरी तय करने की वजह से जो शिपिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण से भारतीय प्रोडक्ट महंगे हो रहे थे। और दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ा लिया। इवन यूरोप के अंदर खुद के अंदर भी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो पहले से ठीक होते हुए दिखाई दी, जिसकी वजह से यूएस ने भारत को रिप्लेस कर दिया है और अब यूरोप भारत से ज़्यादा तेल नहीं ले रहा, जिसकी वजह से भारत अफ्रीका और एशिया के बाकी देशों को रिफाइंड ऑयल बेच रहा है। रिफाइंड ऑयल का मतलब वो खाने वाला रिफाइंड ऑयल नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भारत बाकी देशों को बेच रहा है और किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ वो आप इन डाटा के अंदर देख सकते हो। देखो, पिछले साल तक यूरोप के हम सबसे बड़े डीजल के सप्लायर थे। 2,45,000 बैरल प्रति दिन का ऑयल भारत यूरोप को बेचता था। फिर 1,04,000 बैरल प्रति दिन का हम अफ्रीका को बेचते थे और लगभग 80,000 बैरल प्रतिदिन का हम एशिया को बेचते थे। बट अब भारत का एक्सपोर्ट यूरोप से कम हो चुका है और भारत यूरोप को केवल 1,40,000 बैरल प्रतिदिन का ही एक्सपोर्ट कर पा रहा है। दूसरी तरफ अफ्रीका को जो हम 1,04,000 बैरल प्रतिदिन का एक्सपोर्ट कर रहे थे वो बढ़ के 1,30,000 हो चुका है। और एशिया के अंदर दूसरी कंट्रियों को जो हम 80,000 एक्सपोर्ट कर रहे थे वो अब 90,000 हो चुका है, जिसके बाद भारत का एक्सपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, खास रूप से डीजल का, यूरोप के अंदर 42% से गिरा है, जबकि अफ्रीका के अंदर 25% से बढ़ा है और एशिया के अंदर लगभग 14% से भारत का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद जो ओवरऑल भारत के रिफाइंड प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब करते थे अलग अलग देश, उसके डाटा में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। पहले भारत जितना भी डीजल बनाता था उसका 44% भाग यूरोप चले जाता था, 24% अफ्रीका में जाता था, 15% एशिया के देश लेते थे और 17% फिर दूसरे लैटिन अमेरिका वगैरह, उन सबको आप जोड़ सकते हो। बट अब क्या हो चुका है, यूरोप का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 44% से गिर के 27%। भारत जितना अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाता है उसका केवल 27% ही यूरोप में जाता है, 32% अफ्रीका में जा रहा है, जो कि आप देख सकते हो 24% से बढ़ चुका है। वहीं एशिया में जो हम 15% एक्सपोर्ट करते थे वो 17% हो चुका है और बाकी दूसरे जो देश हैं लैटिन अमेरिका वगैरह के अंदर, वहाँ पर भी हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यूरोप में भले ही घट गया हो पर हमारा दूसरे जगहों पर एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भारत का जो एक बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप, वो उसके हाथ से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बट हाँ, दूसरी जगहों पर अभी भी डिमांड है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका, जहाँ पर चाइना काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन को होल्ड किए हुए है ऑलरेडी। लैटिन अमेरिका, जहाँ पर ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी डोमिनेंस को बनाना चाहता है। एशिया के दूसरे देश जिनकी खुद के पास में ऑयल तो है पर रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है और धीरे धीरे करके अब वो अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भारत को यहाँ पर एक अच्छा मार्केट और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी मार्केट हैं ये सब भारत के सामने टेम्परेरी रूप से दिखाई दे रहे हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे *10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी करोल बाग, मुखरीनगर, प्रयागराज, सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर जाके विजिट कर सकते हो या फिर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप फर्दर इंक्वायरी भी कर सकते हो। साथ में देखो, अगर आपको पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो या फिर आप जस्ट नया नया अपनी तैयारी शुरू कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में कुछ स्टडी मटेरियल हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बुकलेट,
फ्री मॉक टेस्ट जो आप रेगुलर दे सको, एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ते हो फिर उनके नोट्स बनाते हो, और जब आप नोट बनाने बैठते हो तो आप लगभग पूरी एनसीईआरटी अपनी नोट्स में उतार देते हो, आपको पता ही नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी का वो हम लोगों ने नीचे दिया हुआ है। या फिर आप सोचते हो कि एनसीईआरटी पढ़ूं पर आपको लगता है कि यार एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, सीधे बेसिक बुक पे आ जाऊं, तो ऐसी कंडीशन में आप एनसीईआरटी के नोट्स की समरी पढ़ सकते हो ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी ना लगे, आप एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट भी प्राप्त कर लो, उसके बाद में आप बेसिक बुक के ऊपर चले भी जाओ। साथ में देखो महीने में कई सारी घटनाएं घटती हैं जिनकी जानकारी आपके पास होती तो है पर उसके नोट्स नहीं होते। अब एग्जाम के पहले आप रिवाइज क्या करोगे? ऐसी कंडीशन में हमारे टीचर्स ने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, आप चाहते हो तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ में इंडिया ईयर बुक जो कि हर साल जहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसे भी आपको पढ़ना चाहिए। पर ये एक बहुत ही बल्कि डॉक्यूमेंट है जो ऑब्वियसली पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, उसके अंदर कई सारे डाटा हैं जो कि याद नहीं होते। ऐसी कंडीशन में केवल इंपॉर्टेंट डाटा जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने नीचे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में दिए हुए हैं।